हम्म, तो पढ़ते इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4। नाम क्या था चैप्टर का? हमारे वित्तीय संस्थाएं हैं, ठीक है। ये है। हाँ। हम्म, इसमें हम लोग जो है नाबार्ड तक जो है कंप्लीट कर लिए थे। नाबार्ड क्या हाँ। करता है? नाबार्ड जो है मतलब रीफाइनेंसिंग का काम करता है, पुनर्वित्त का काम करता है। नाबार्ड जो है एक बैंक है, अ, एक राष्ट्रीय कृषि और विकास ग्रामीण बैंक का पूरा नाम है। इसका काम है कि ये जो है डायरेक्ट किसानों को जो है लोन नहीं देता है। एक ये जो है ऐसे बैंक को लोन देता है जो कि मतलब किसानों को दूसरा बैंक लोन देगा, मतलब जैसे ग्रामीण बैंक हो गया, इन सबको ये बैंक लोन देता है और वो फिर ग्रामीण बैंक जो है किसानों को लोन देगा। ठीक। तो नाबार्ड जो है हाँ। पहले से डिसाइड कर देता है कि ये जो है कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए ही सिर्फ जाएगा, इसका जो भी लोन दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हो गया था हम लोग का, इसको समझ लिए थे हम लोग अच्छे से। अब आगे देखते हैं हम लोग का क्या है। यहाँ तक समझ में आ गया था। अब देखना है व्यावसायिक बैंक के कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक, कमर्शियल बैंक है यानी व्यावसायिक बैंक का कार्य देखना है। हमारे देश में क्या है, व्यावसायिक बैंक की प्रधानता है। ज्यादातर जो भी बैंक है हमारे देश में व्यावसायिक बैंक ही है। जितने भी ये एसबीआई वगैरह है ना, सब के सब व्यावसायिक बैंक है। ठीक है। हाँ। ये अर्थव्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण अंग है आज के युग में। इसका इतना अधिक महत्व है कि जब भी कभी हम बैंक शब्द का प्रयोग बगैर किसी विश्लेषण का करते हैं तो इसका अर्थ सदा व्यावसायिक बैंक से ही होता है। ठीक। वास्तव में व्यावसायिक बैंक विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा समाज एवं राष्ट्र की सेवा करते हैं, और वो कौन कौन सा कार्य करता है उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में देखते हैं कि व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है। ठीक। तो सबसे पहला काम क्या है? व्यावसायिक बैंक का सबसे पहला काम है कमर्शियल बैंक का जमा राशि को स्वीकार करना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स जो है बैंक में, यानी कि कोई भी इंसान जाके पैसा जमा कर सकता है, तो उसका काम है वो जमा रखना पैसे का। एक व्यावसायिक बैंकों का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों के से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना है। समाज में अधिकांश व्यक्ति अथवा संस्था अपनी आय का एक अंश बचा कर रखते हैं। ठीक। हाँ। अधिकांश लोग अपनी बचत को चोरी हो जाने के भय से अथवा ब्याज कमाने के उद्देश्य से बैंक में ही जमा करते हैं। ठीक है ना। तो लोग बैंक में जमा क्यों करते हैं? मतलब गांव घर में रखोगे तो मान के चलो अगर चोरी हो गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? वो खत्म हो सकता है, इसीलिए बैंक में रखता है। और बैंक में रखने से एक और फायदा क्या है, घर में रखोगे तो पैसे जो है पैसे से कोई लाभ नहीं होगा, वो जैसा का जैसा धरा रह जाएगा। लेकिन अगर भी हाँ। बैंक में रखो तो वो क्या है, कुछ मात्रा में तुमको ब्याज भी वापस करेगा। ठीक है। जब बैंक में मान के चलो तुम 100 रुपया रखे और कुछ दिन के बाद जाओगे तो उसका कुछ ब्याज होगा, बहुत कम ब्याज रेट होता है उसका, ब्याज दर जो बहुत कम होता है, लेकिन ब्याज मिलेगा। ठीक है। हाँ। या बैंक के लिए भी इस प्रकार का जमा विशेष महत्वपूर्ण होता है। बैंक के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है ये पैसे। बैंक जो जमा लेता है पैसा उसको फिर वो क्या करता है, क्योंकि इसी आधार पर वो कर्ज देकर अपने लाभ का एक प्रमुख भाग प्राप्त कर लेता है। अब क्या करता है ना, देखो हम लोग मान के चलो बैंक के पास 100 रुपया रखे, हाँ। 10 100 रुपया रखे तो 1000 रुपया हो गया उसके पास। ठीक। तो 1000 रुपया हाँ। हो गया। कोई आदमी आएगा वो उससे जो है ना, तो 900 रुपया बोलेगा हमको 900 रुपये जो है लोन चाहिए। ठीक है। तो उससे हाँ। क्या होगा, और फिर उससे वो 900 रुपये लोन देगा, और लोन पे जो है वो ब्याज जो उसका रहेगा वो ब्याज ज्यादा रहेगा। मतलब लोन जिसको देगा उससे जो ब्याज लेगा ना, ब्याज जो उससे लेगा वो ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, बैंक को भी फायदा हो जाएगा। बाकी अगर भी तुम फिर से वापस आ गए कि नहीं हम मेरा 100 रुपये हमको वापस चाहिए, तो फिर वो तुमको निकाल के दे देगा। तो इस तरीके से होता है इस बैंक का कार्य। ठीक है। हाँ। ठीक है, अगले देखते हैं आगे। और उसके बाद व्यावसायिक बैंक प्राय 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं। एक सेकेंड रुको, कुछ गड़बड़ नहीं ना है? ठीक। अब ये जो है पहले जो बैंक में जमा करने का जो तरीका है डिपॉजिट करने का पैसे को, उसको जो है किस तरीके से किया जा सकता है, उसको 4 तरीके से डिपॉजिट किया जा सकता है। ठीक है। सबसे पहला क्या है, फिक्स डिपॉजिट, अस्थाई जमा। नाम सुना होगा इस चीज का, फिक्स डिपॉजिट। अस्थाई जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए भी जमा किया जाता है। इस निश्चित अवधि के
अंदर साधारणतः यह रकम नहीं निकाली जा सकती। देखो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि जैसे मान के चलो तुम पैसे रख दिया, तो एग्रीमेंट होगा कि मान के अगर 1 साल के लिए है तो 1 साल से पहले तुम नहीं निकाल सकते नॉर्मली। उसके लिए अगर दिन निकालोगे तो उसके लिए कुछ अलग कानून लगाया जाएगा बैंक के द्वारा। ठीक। और इस प्रकार के जमा को सावधि जमा भी कहा जाता है। सावधि टाइम डिपॉजिट, मतलब सावधि का मतलब क्या हुआ, समय से जो है एक फिक्स समय के लिए जमा किया जाता है। ठीक। इस अवधि के अंदर जमा किए गए राशि पर बैंक आकर्षक ब्याज भी देते हैं। और जब अस्थायी जमा जब होता है फिक्स डिपॉजिट, तो उस पर जो ब्याज जो है ज्यादा मिलता है बैंक के द्वारा। और उसके बाद एक होता है चालू जमा यानी करेंट डिपॉजिट। ठीक। चालू जमा खाते में रुपया जमा करने वाले अपने इच्छा अनुसार रुपया जमा करता अथवा निकाल सकता है, जब मन करे उसका जमा करके निकाल सकता है। इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता है। सामान्यतः इस प्रकार का जमा व्यापारियों तथा बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए विशेष सुविधाजनक होता है। इसे मांग जमा भी कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। डी का नाम सुना होगा, डिमांड डिपॉजिट। ठीक। ये चारों प्रकार है ना, इसके याद रखना जमा करने के, डिपॉजिट के 4 तरह के। ठीक। उसके बाद क्या है, एक संचयी जमा है, सेविंग डिपॉजिट। इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपया निकालने का अधिकार सीमित रहता है, वह भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं। इसमें चेक की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा सबसे लास्ट में आता है एक आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक। इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों से प्रति माह एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि, जैसे जो है 5 साल या फिर 6 साल के लिए ग्रहण करता है। और इसके बाद यह एक निश्चित रकम भी देता है। इस प्रकार का एक अन्य संचयी जमा समयावधि जमा भी होता है। देखो, अब तो ये हम लोग देख लिए पूरे डिटेल में। तो अब यहाँ पर यह समझना है कि अब इसको हम अपने से बताते हैं। बैंक के पास जमा रखना है पैसे, तो जमा करने के जो है कितने तरीके हैं, जमा करने के 4 तरीके हैं। ठीक है। आवाज जा रहा है सही से? हेलो। हेलो। हम लोग देख रहे थे व्यवसायिक बैंक के कार्य में जमा राशि को स्वीकार करना सबसे पहला कार्य था। और जमा राशि को हाँ स्वीकार करने के कितने तरीके थे, 4 तरीके हैं। ठीक है। 4 प्रकार से हाँ जमा राशि को स्वीकार किया करता है बैंक। तो उसमें सबसे पहला तुम्हारा हो गया अस्थायी जमा, फिक्स डिपॉजिट। एक अस्थायी जमा खाते में रुपया जो है एक निश्चित अवधि, जैसे 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए भी जमा किया जाता है। इस निश्चित अवधि के अंदर साधारणतः यह रकम नहीं निकाली जा सकती। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और इसको सावधि जमा भी कहते हैं, टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। ठीक। और इस पे जो है ब्याज ज्यादा मिलता है अस्थायी जमा पर। आवाज आ रहा है ना? हाँ और उसके बाद है तुम्हारा चालू जमा यानी करंट डिपॉजिट। चालू जमा खाते में क्या होता है कि रुपया जमा करने वाला अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे वो जमा कर सकता है, जब चाहे निकाल सकता है। इसमें किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक। और इस तरह का जो है जमा व्यापारी तथा बड़े बड़े संस्थाओं के लिए विशेष सुविधाजनक होता है। इसे मांग जमा भी कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं इसको, कि जब भी जरूरत पड़े वो निकाल सकता है। उसके बाद आता है तुम्हारा संचयी जमा, सेविंग डिपॉजिट। इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला चाहे जब जमा जमा तो कभी भी कर सकता है, लेकिन निकालने का एक अधिकार जो है सीमित समय तक और सीमित रकम ही निकाल सकता है वो। ठीक है। और इसमें चेक की सुविधा भी प्रदान की जाती है। और उसके बाद तुम्हारा लास्ट में आता है इसमें आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट। और इस खाते के में व्यापारिक व्यवसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों से प्रति माह, मतलब एक निश्चित, मतलब हर एक महीने के एक निश्चित समय के अंदर जो है, आवर्ती का मतलब क्या होता है, देखो एक निश्चित समय के दौरान ना रिपीट होता है जो भी चीज बार बार, तो उसमें जो है जमा होता है निश्चित अवधि, जैसे 5 साल या 6 साल के लिए ग्रहण करता है। इसके बाद एक निश्चित रकम भी देती है। और इस प्रकार एक अन्य जमा संचयी समय अवधि जमा कहलाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान के चलो अगर तुम हर एक महीना में कुछ रुपये दोगे, 500 रुपये जमा करना है तो जनवरी में 500, फिर फरवरी में 500, इस तरीके से करके। ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया हाँ 4 जमा करने का तरीका। और उसके बाद दूसरा कार्य आता है व्यावसायिक बैंक का ऋण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लोन्स। एक तो पहला काम क्या हो गया, पैसे को जमा रखना या डिपॉजिट। ठीक है।
और दूसरा काम क्या हो गया, ऋण प्रदान करना। व्यावसायिक बैंक दूसरा मुख्य कार्य लोगों को ऋण प्रदान करता है, लोन देता है लोगों को। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है, उसमें से एक निश्चित नगद राशि कोष में रखकर बाकी द्वारा दूसरे व्यक्तियों को उधार दे दिया जाता है। और ये बैंक प्राय उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देता है। उचित जमानत सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी रखता है अपने पास की मांग करते हैं। ऋण की रकम प्राय जमानत के रोज मूल्य से कम होती है। देखो क्या होता है, जैसे ही जब भी तुम लोन लेने जाएगा ना, तो वो पहले बोलेगा कि जो है ना कुछ जमा करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, या तो जमीन के कागजात जमा करो, या तो फिर सोना जमा करो, गोल्ड, कुछ भी, मतलब जो भी है वो जमा करवाएगा सिक्योरिटी के रूप में, कि अगर यदि किसी वजह से तुम अगर लोन वापस नहीं कर पाए, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे उस जमीन को या फिर सोने को जो भी रखोगे जमानत के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में, उसको वो बेच के वो अपना ऋण का जो है रकम वापस कर लेगा। ठीक। अब व्यावसायिक बैंक हाँ जो है निम्न प्रकार से ऋण प्रदान करते हैं। ऋण प्रकार जो है लोन देने का भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे जमा करने के थे। तो इसमें सबसे एक होता है अल्पकालिक ऋण, जो है शॉर्ट शॉर्ट नोटिस, कम समय के लिए। ठीक है, इस प्रकार का ऋण अति अल्पकाल यानी एक दिन से लेकर एक सप्ताह के लिए होता है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम समय के लिए, बहुत कम, एक दिन या से लेकर एक सप्ताह तक बस के लिए, या केवल मांगने पर वापस करने के लिए दिया जाता है। मुद्रा बाजार की संस्थाएं साधारणतः इस प्रकार अ, ऋण मांग करती है। मुद्रा बाजार की जो भी संस्थाएं होती है ना, वो इस तरह का ऋण का मांग करता है। और दूसरा है तुम्हारा लोन कैसा है, नकद नकद साख, कैश क्रेडिट। ठीक। इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र, व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृति प्रवृत्तियों या सिक्योरिटीज के आधार पर ऋण देते हैं। ठीक। इसमें क्या करता है कि बैंक अपने ग्राहकों को, मतलब वो बॉन्ड्स वगैरह के रूप में, मतलब एक निश्चित जो है ना सरकार के द्वारा, एक देखो एक सिक्योरिटीज करके कुछ चीज होता है। जैसे अभी हम लोग देखे थे ना, सिक्योरिटी के रूप में जैसे था तुम्हारा जमीन वगैरह, उसी तरीके से कागजी पत्र के तरह भी होता है ऋण पत्र या व्यापारिक ये पत्र वगैरह होते हैं। इसको जो है बैंक अपने पास रखता है और उसके बदले में नकद पैसे देगा वापस, तो उसको बोलते हैं नकद साख। ठीक है। और उसके बाद आता है हाँ अधिविकट, ओवरड्राफ्ट। जब भी कोई व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है, उसे अधिविकट कहते हैं। देखो क्या होता है, जब भी क्या होता है कि व्यावसायिक बैंक क्या करता है, कई बार अपने ग्राहकों को उसके खाते में जितना भी जमा है, मान के चलो तुम्हारे खाते में अगर 500 रुपये ही जमा है और तुमको चाहिए 1000 रुपये, तो वो भी तुमको देगा। तो और उस तरह के लोन जब भी देगा तो उसको क्या कहा जाएगा, अधिविकर्ष की सुविधा कहते हैं। ठीक है। बिल- हाँ तो इस अधिक रकम के लिए बैंक अपने ग्राहकों से उचित जमानत भी लेता है, और साथ ही साथ वो सिक्योरिटी जरूर लेगा, कुछ ज्यादा जो निकालेगा तो। और साथ ही इस प्रकार का ऋण बैंक सूद भी बहुत अधिक लेता है। और जब इस तरह का लोन लेगा तो इसमें जो ब्याज जो है बहुत ज्यादा लेगा वो। ठीक। और उसके बाद तुम्हारा आता है विनिमय बिलों का भुनाना, मतलब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सचेंज। ठीक। तो व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुनाकर भी अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। ये कैसे होता है देखते हैं। इस प्रकार के ऋण में बैंक बिलों में से कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान ऋणी को कर देता है। ठीक। तो देखो मान के चलो किसी चीज का अगर कहीं बिल वगैरह है, जमा करना है, तो इस तरह के भी तुमको लोन देगा। ठीक। बैंक का ही कोई बिल है मान के चलो, तो वहां पर क्या करेगा, बिलों में से कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान ऋणी को कर देता है। इसको आगे जैसे देखते हैं। सामान्यतः कटौती दर ब्याज दर के समान होती है। देखो इसमें क्या करता है कि तुम लोन लेने जाओगे तो वो तुम्हारा जो भी कहीं पर अगर भी उधार है तुम्हारा पहले से, तो वो वहां पर तुम्हारा वो चुका देगा खुद से, वो तुम्हारा उधार चुका देगा। और उसके बाद फिर और उससे कटौती दर भी लेगा, और फिर उसका तुमसे ब्याज लेगा उसके। ठीक। और उसके बाद एक आता है ऋण एवं अग्रिम। ये पेज अच्छे से भेजे ही नहीं तुम लोग। ऋण एवं अग्रिम, लोन्स एंड एडवांसेस। जब ऋण एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। जब एक पहले से निर्धारित होता है कि ये हम कुछ दिन के लिए दे रहे हैं, ये 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, इसको क्या कहते हैं, पूर्व निश्चित या कहते हैं। ठीक है। या अग्रिम भी बोलते हैं। इस प्रकार के ऋणों के लिए बैंक उचित जमानत लेता है, इस पर ब्याज दर भी अधिक होती है। ठीक। ये क्या करता है, उचित जमानत के साथ वो लेगा, जो भी सिक्योरिटीज के रूप में वो रखेगा अपने पास। और उसके बाद आता है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य।
इससे अतिरिक्त बैंक ये जो है तुम्हारा हो गया यहाँ तक जो है ऋण देने का तरीके ये लास्ट था, ठीक, अग्रिम के रूप में। अब आता है तीसरा कार्य बैंक का। बैंक का तीसरा कार्य क्या है? समान उपयोगिता संबंधी कार्य। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्यों को भी संपन्न करते हैं जिन्हें समान उपयोगिता संबंधी कार्य भी कहा जाता है। उसमें से जैसे हो गया तुम्हारा यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना। जैसे मान के चलो किसी को रेगुलर कहीं जाना है तो उस तरीके से वो जारी कर सकता है, मतलब जो है, और साथ ही साथ चेक जारी करेगा, ठीक, मतलब उसमें डिसाइड कर देगा कि तुम्हारा इतना रुपये है, इस चीज को तुम कहीं भी उपयोग कर सकते हो, किस काम के लिए करोगे, वो सब उसमें डिफाइन रहेगा पहले से। ये अपने ग्राहकों के लिए साख पत्र एवं यात्री चेक भी जारी करते हैं जिसकी सहायता से व्यापारी विदेशों से भी सुगमता पूर्वक जो है सामान खरीद सकते हैं। यात्री जो है यात्री चेक के द्वारा क्या होता है कि जब वो बैंक जारी करेगा तो वो कहीं भी जाएगा और वहाँ उसी चेक की सहायता से वो जो है खरीद सकता है। ठीक है, आवाज आ रहा है? हाँ। हम्म, हम्म, ठीक है, तो देखो जिसकी सहायता से क्या करता है, व्यापारी विदेशों से भी सुगमता पूर्वक सामान खरीद सकते हैं इस यात्री चेक की सहायता से। साख पत्रों को जारी करके आधुनिक बैंक वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय में आदान प्रदान भी कर सकता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद फिर लॉकर की सुविधा। लॉकर, अब बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा प्रदान करता है जिसमें लोग अपने सोने चांदी के जेवर अथवा अन्य आवश्यक कागज पत्र सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, इसका किराया जो है बहुत कम होता है। जैसे मान के चलो कि किसी के पास जो है ना सोना चांदी बहुत है, वो अपने घर में नहीं रख सकता है चोरी होने के डर से या किसी भी वजह से, तो वो क्या कर सकता है, वो बैंक के लॉकर में जाके रख सकता है। बैंक में लॉकर होता है जिसका, जैसे देखो लॉकर होता है उसमें क्या होता है कि एक लॉकर में दो ताला होंगे, दो चार मतलब दो ताला होगा, ठीक है, तो दोनों ताला में से क्या होगा, एक एक चाबी दोनों के पास रहेगी, एक चाबी बैंक मैनेजर के पास और एक जो है ग्राहक के पास। तो जब तक दोनों ताला नहीं खुलेगा तो लॉकर खुलेगा नहीं। ठीक, तो लॉकर तभी खुलेगा जब दोनों लोगों की उपस्थिति होगी। इस तरीके का सिस्टम होता है। मतलब ये लॉकर मतलब पुराने टाइम में ऐसा होता था लेकिन अभी थोड़ा सिस्टम इसका बदल गया है, लेकिन वही है, अब ताले की जगह पे तुम पासवर्ड लगाओ, बात तो एक ही है ना, तो ऐसा ही है। ठीक, और अभी जैसे एग्जाम पेपर आता है ना, जैसे तुम लोगों का एग्जाम होगा 10th का, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर आता है, वो क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आता है कहाँ पर है, वो सबसे पहले बैंक में आता है, और बैंक में ही वो सुरक्षित तरीके से रखा जाता है क्वेश्चन पेपर को। और उसके बाद जब एग्जाम के दिन बैंक से फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर जगह पे। एसबीआई में स्पेशली रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद होता है तुम्हारा एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा। एटीएम और क्रेडिट कार्ड सुविधा आधुनिक समय में बैंक अपने खाता धारकों को 24 घंटे धन निकालने की सुविधा के रूप में एटीएम सेवा दे रहे हैं। साथ ही क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है वो बताए थे तुम लोग को, बताओ क्या होता है क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट क्रेडिट कार्ड कार्ड का निकालते हैं। उपयोग क्या है, कैसे उसका प्लास्टिक उपयोग है। होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में क्रेडिट बताओ। कार्ड हम्म, क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम पैसे बैंक से प्राप्त करते हैं। तो डेबिट कार्ड यानी एटीएम के द्वारा भी ऐसा कर सकते हैं, तो इस दोनों में अंतर क्या है, बताए वो थे ना? एक तरह से लोन है। हाँ, ठीक, और सही है, क्रेडिट और कार्ड एक आपसे तरह से लोन हो। अगर बैंक में करेक्ट। पैसा नहीं भी है तो फिर भी निकाल सकते हैं। हाँ, मतलब यही क्रेडिट होता है। कार्ड एगो प्लास्टिक मुद्रा है। क्रेडिट कार्ड अगर भी मतलब बैंक में नहीं भी पैसा है तो अगर भी तुम्हारे पास क्रेडिट है कार्ड है तो उसका उपयोग पैसे निकाल नहीं सकते, उसका उपयोग कोई सामान खरीदने में कर सकते हैं। सामान और खरीदने में कर सकते उसके हैं या अपने उसके जो बैंक है में पैसा ट्रांसफर कर सकते नहीं कर सकते, ट्रांसफर कानूनी हिसाब से नहीं कर सकते, लेकिन ये आजकल मॉडर्न टाइम में इतना सारा सुविधा आ गया तो इसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, ठीक, और उसके बाद हैं। देखो हाँ, और क्या होता है, साथ ही और उसको फिर कुछ निश्चित समय के बाद जो है वापस करना पड़ता है, मेनली 1 महीने के बाद वापस करना पड़ता है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। और हाँ। उसके बाद आता है व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकीकरण। बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचना एवं आंकड़े एकत्रित करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर सलाह देता है।
अब जैसे लोन दिया किसी को बैंक, तो साथ ही साथ क्या करेगा, उसको क्योंकि पता है कि किस तरह से जो है इकोनॉमी चल रहा है, तो वो फिर अपने ग्राहकों को सलाह भी दे सकता है कि आपको किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस चीज में नहीं करना चाहिए। और उसके बाद एजेंसी फंक्शन भी होता है, एजेंसी संबंधी कार्य होता है। वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों के एजेंसी के रूप में भी सेवा करते हैं, जिसके अंतर्गत चेक हो गया, बिल एवं ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन, ब्याज ऋण की किस्त, बीमे की किस्त का भुगतान, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय यानी कि सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय, ड्राफ्ट एवं डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण आदि क्रियाएं करती हैं। ठीक है, जैसे किसी भी चीज का बिल जमा करना हो तो आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू भी कर सकते हो। बैंक को बोल दोगे, बैंक में कोई ऐसा एप्लीकेशन दे दोगे कि मेरा जो है ये बिल है और ये हर एक महीने के 1 तारीख में या जितने भी तारीख को जमा हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, तो वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली बिल जो है पे हो जाएगा। तो ये कार्य कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है। तुमको खुद से जो है बिजली बिल या कोई भी बिल चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे अकाउंट से खुद कट करके दे देगा। इस तरह की भी होता है, बिजली का बिल हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, ईएमआई हो गया, इस तरह की चीजें। ठीक, ऐसा भी काम होता है। और साथ ही साथ सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय भी होता है। एक बीमे की किस्त का भुगतान, बीमा हाँ मतलब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वगैरह, इंश्योरेंस का किसी भी चीज का ब्याज अगर भी जमा करना है तो वो सब काम जो है ये कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है? बैंक का कार्य समझ में आ गया, व्यावसायिक बैंक का। हाँ। अब आता है सहकारिता और राज्य के विकास में भूमिका। क्या कुछ बोल रही है? हेलो। हाँ। चलो, तो सहकारिता और राज्य के विकास में भूमिका कौन है, उसको बोलो वहां से हटने के लिए, या तो म्यूट करो। हाँ, सहकारिता कोऑपरेशन पिछली शताब्दी के प्रारंभ से ही विश्व में निर्बल एवं निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए सहकारिता का प्रचार तथा प्रसार आरंभ हुआ। एक सहकारिता का अर्थ क्या होता है? एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। एक, लेकिन अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों में वृद्धि करते हैं। सहकारिता का मतलब सीधा सा अगर देखा जाए तो होता है मिलजुल कर काम करना। ठीक है, इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। हेलो। चलो। हाँ। ठीक ठीक। सहकारिता का सिद्धांत यह भी बतलाता है कि विपन्न एवं शक्तिहीन व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापारिक सहयोग के द्वारा ऐसे भौतिक लाभ अथवा सुख प्राप्त कर सके जो धनी और व्यक्ति मतलब शक्ति संपन्न व्यक्तियों को उपलब्ध हो, और उस जिससे उसका नैतिक विकास हो सके। अब जैसे मान के चलो सबके पास 100 रुपये हैं और खरीदना है एक कोई जो ट्रैक्टर खरीदना है, तो अब क्या करेगा? हर एक इंसान के पास अगर भी बहुत कम कम पैसे, तो कोई एक तो खरीद नहीं सकता, तो उसको खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ज्यादातर लोगों को मिल के साथ मिलजुल आना कर पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और जिस सब इकट्ठा करेगा पैसे को और फिर उससे ट्रैक्टर खरीदेगा, और उससे ट्रैक्टर से फिर क्या करेगा? अपने गांव के खेत का तो जुताई करेगा ही, साथ ही साथ दूसरे के तरफ भी कर सकता है। तो जब दूसरे की करेगा तो फिर उससे क्या होगा? वहां से तो उसका इनकम जनरेट होगा, और जब इनकम आएगा तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, तो इस तरीके से कार्य किया जा सकता है। सहकारिता को द्वारा जीवन के ऐसे उच्च एवं अधिक सुमन्नत स्तर की वास्तविक सिद्धि की आशा की जाती है जिसमें श्रेष्ठतम कृषि तथा समृद्ध जीवन संभव हो सके। ठीक, और इसका सिद्धांत सब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक सब के लिए होता है। सहकारिता का सिद्धांत क्या होता है? ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। मतलब जो है सभी सब मिल के जो है क्या करते हैं? सब जो है सब के लिए काम में आते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ। अब हाँ। आता है मूलभूत तत्व क्या है इसके। इसके मुख्यतः तीन आधारभूत सिद्धांत है। एक तो यह कि यहाँ संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। सिद्धांत क्या आता है? सिद्धांत होता है किसी भी चीज का एक निश्चित जो है रास्ता तैयार करना, किसी भी चीज के बारे में एक फिक्स चीजें जो है तैयार करना, मतलब उसका जो है सही गलत सबको माइनस प्लस करके जब लास्ट में एक रूल बनाना, यानी कि सिद्धांत एक तरह का क्या है? रूल है, एक निश्चित रूल है। ठीक है, जैसे दो और दो को मिलाने के बाद चार होता है, तो ये कैसे होता है? जोड़ने के बाद होता है। तो जोड़ क्या है? इसका एक सिद्धांत हो गया। ठीक है, एक निश्चित रूल हाँ। होता है। धरती पे
पूरे दुनिया में कहीं भी 2+2 करोगे तो 4 ही आएगा। तो एक तरह का ये सिद्धांत होता है, एक निश्चित होता है, हर जगह अप्लीकेबल होता है ये, ठीक है। उससे हाँ अब देखो सहकारिता का जो मुख्य तत्व क्या मूलभूत तत्व सबसे पहला ये है कि ये स्वैच्छिक होता है। इसमें जो है किसी को भी जबरदस्ती इसका सदस्य नहीं बनाया बनाया जा सकता। जब सब लोग मिल के जिसका मर्जी होगा वही करेगा। स्वैच्छिक मतलब अपने इच्छा से, ठीक। लोग अपनी इच्छा से सहकारी संगठन के सदस्य बनते हैं, उन पर कोई बाहरी बंधन या दबाव नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा, संगठन का वो संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। जनतंत्रात्मक आधार पर होता है कि मतलब मान के चलो कोई मुद्दे पर डिसीजन लेना है और अगर 50 आदमी है वहाँ पे, तो क्या होगा कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम क्या होगा, 25+1 यानी कि 26 लोगों का सहमति होना चाहिए। अगर 26 लोग कहेगा कि ये काम होना चाहिए तो होगा, और नहीं कहेगा कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब 50% से अधिक होना चाहिए कम से कम, मतलब जनतंत्रात्मक आधार पर होना चाहिए। ये इसका सबसे पहला जो इसका एक शर्त होता है, ठीक। इसके सदस्यों के बीच पूंजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक। और वो एक दूसरे को बराबर समझे जाते हैं और सबको एक जैसे अधिकार व अवसर प्राप्त होते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है तुम्हारा, इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक एवं सामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। वह केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि नैतिक तथा सामाजिक पहलू से भी सदस्यों के हित लाभ के लिए कार्य करते हैं। क्लियर है। इसका ध्येय दूसरों को हाँ लूट प्रस्तुत कर अपने को धनवान बनाना नहीं बल्कि आत्म सहायता पारस्परिक सहयोग द्वारा व्यक्ति और समूह के लाभ के लिए सुख समृद्धि को बढ़ाना है। इसका मुख्य उद्देश्य पारस्परिक क्या होता सहयोग है। क्या है? पारस्परिक सहयोग का मतलब हुआ हर एक लोग जो है एक दूसरे का मदद करते हैं। जैसे तुम मेरा मदद करोगे तो हम भी तुम्हारा करेंगे। ये होता है पारस्परिक, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है। जैसे हाँ समांतर होता है ना, इसी तरीके से। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो तुम पढ़ोगे तभी हम पढ़ाएंगे, तुम नहीं पढ़ोगे या हम नहीं पढ़ाएंगे तो तुम नहीं पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ोगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ये क्या हुआ, पारस्परिक हो रहा है, ये इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ भारत में सहकारिता का विकास कब और कैसे हुआ। भारत में पिछली शताब्दी के प्रारंभ में से ही निर्धन एवं कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान एवं किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी समितियों की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा था। पिछले शताब्दी का मतलब है 1900 ईस्वी के बाद से ही। एक सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति का विधान पारित हुआ, ठीक है। सहकारिता साख समिति का एक कानून पारित हुआ कब, 1904 ईस्वी में, जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकता था। साख समिति, साख का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, लोन, ठीक है। अभी एक क्या हो सकता था इसमें, वैसे तो यहाँ आगे दिया है, देख लेते हैं। 1904 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होने वाली सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली सुधार लाने तथा इसके क्षेत्र को विस्तृत रूप देने के लिए 1912 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया गया, एक और कानून बनाया गया, ठीक। और इस कानून में क्या ऐड किया गया इसमें कि इस नए अधिनियम में ऋण के अतिरिक्त, इस पहले वाले 1904 वाले कानून में क्या होता था कि वो सिर्फ ऋण जो है दे सकता था, ठीक। और इसमें जब 1912 में उसमें एक और अधिनियम बनाया गया तो उसमें क्या कहा गया कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी सहकारी समितियां स्थापित करने एवं प्राथमिक समितियों की देखभाल के लिए भी केंद्रीय संगठनों की स्थापना की व्यवस्था की गई, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। इसकी प्रगति की हाँ समीक्षा एवं भावी विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के उद्देश्य से 1914 ईस्वी में मैक्लेगन समिति नियुक्त की गई, मैक्लेगन समिति बनाया गया। और 1919 में ईस्वी के राजनीतिक सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सरकारी का हस्तांतरित विषय बन गया। मतलब ये, क्योंकि ये पॉलिटिकल का पार्ट है थोड़ा सा हस्तांतरित विषय के वाला, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे इसको। लेकिन यहाँ पर क्या गया, देखो इसको इस तरीके से समझ लो कि ये अंग्रेजों के टाइम का है ना, क्योंकि उस टाइम जो है अंग्रेज थे यहाँ पे। लेकिन अभी फिलहाल क्या है देखो, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए, ठीक। और फिर उसके बाद होते हैं स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट के लिए, ठीक। के तो लिए इसमें एक जो, राज्य के लिए अपना राज्य। तो इसमें क्या होता है ना, तो सभी काम को तो सब लोग मिल के तो करेगा नहीं है। कुछ काम ऐसा होता है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि अपना अपना स्टेट अपनी मर्जी से करता है। तो उसमें जो सहकारिता वाला जो भी काम है,
वो कौन करता है? वो अभी भी करता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब राज्य सरकार के पास होता है। तो ये जैसे स्वास्थ्य के बारे में है, जैसे मान के चलो कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो उसमें वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो करने नहीं देगा, ठीक है। अगर भी सभी स्टेटों का मन होगा तभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर भी बिहार सरकार बोले कि नहीं हम तो डिफेंस के लिए काम करेंगे, मतलब आर्मी के लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाएंगे, तो वो नहीं बना सकते, क्योंकि वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। इसको कहा जाता है विषय, 3 तरह का विषय होता है, ठीक है। एक होता है यूनियन लिस्ट, और एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में होता है दोनों हाँ मिलकर काम कर सकते हैं। और लास्ट में एक और भी होता है, रेसिडियो लिस्ट भी होता है, कि मतलब जो भी काम इन सब तीनों लिस्ट से छूट गया है, वो कोई नया काम आ गया तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। इस तरीके से होता है। तो उसी में ये बताया जा रहा है कि जब 1914 ईस्वी में मैक्लेगन, फिर 1919 में क्या हुआ, सहकारिता जो है प्रांतीय राज सरकारों का असंतरित विषय बन गया। इसको क्या किया ना, प्रांतीय का मतलब है राज्य सरकार उस समय के हिसाब से, अगर भी सोचा जाए तो, ठीक है। प्रोविंस उस समय राज्य नहीं होता था, उस समय प्रांत होता था, प्रोविंस होता था। तो सहकारिता को क्या किया गया, उस समय भी प्रोविंशियल में ही रखा गया, यानी कि अभी के हिसाब से सोचा जाए तो राज्य सरकार के हाथ में, ठीक। अतः इसके संचालन का भार अब राज्य सरकारों के हाथ में आ गया था, ठीक है। क्लियर है? हम्म। हेलो। है। 1929 ईस्वी की महान आर्थिक मंदी ने, 1929 ईस्वी में क्या हुआ था, एक आर्थिक मंदी आया था। इसके बाद मंदी ने इसके विकास पर विराम लगा दिया, और उस समय उसके बाद क्या हुआ, सहकारिता पर बहुत जो है रुकावट आ गया। लेकिन 1935 ईस्वी में हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, आरबीआई का स्थापना कब हुआ, 1935 ईस्वी में। मतलब याद रखना, ये आजादी से पहले स्थापना हुआ था इसका, ठीक। इसके अंतर्गत एक रिजर्व कृषि, बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है स्थापना 1935 ईस्वी में ही हो गया था। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, एक कृषि शाख विभाग, एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट बनाया गया, का संगठन किया गया तथा जिसका कार्य कृषि विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रदान करने थे, ठीक है। इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट बनाया गया अलग से। सहकारिता समितियों के वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति सहकारी बैंक के द्वारा होता है, कोऑपरेटिव बैंक, जो हमारे देश में 3 स्तर पर काम करते हैं, जिनमें जो देखो, सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक जो है 3 स्तर पर काम करते हैं। एक होते हैं प्राथमिक सहकारी समितियां, और दूसरा राज्य सरकारी समितियां बैंक, और तीसरा केंद्रीय सहकारी बैंक, ठीक है। अब ये तो हो गया देश में, मतलब भारत में कैसे विकास हुआ सहकारी समिति का। अब देखते हैं हम लोग बिहार में इसका विकास कैसे हुआ, ठीक। हाँ क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं। चलो। तो बिहार जो है भारत का पिछड़ा राज्य है, ठीक है ये। और उसके बाद एकीकृत बिहार, झारखंड, जब जो झारखंड भी था के समय से इसके आर्थिक संसाधन अत्यधिक थे। जब झारखंड पास में साथ में था उस समय क्या था, आर्थिक संसाधन बहुत ज्यादा था यहाँ पे। परंतु राज्य बंटवारा के बाद यह सारी संपदा आज बिहार से अलग हो गया है, ठीक है। और वह सारा भूखंड जहाँ प्राकृतिक संपदाएं केंद्रित थी, वह राज्य बंटवारे के बाद झारखंड के पास चला गया, ठीक है। फलस्वरूप शेष बचे बिहार में कृषि भूमि ये एकमात्र मूल साधन है। अब बिहार में सबसे ज्यादा क्या है, कृषि भूमि है, जिस पर बिहार की कुल जनसंख्या का 80% आबादी निर्भर करता है। और यहाँ की खेती में भी मानसून पर आधारित है। और यहाँ की खेती जो है किस पे आधारित है, मानसून पर। जैसे देखो अभी जो है ना, नॉर्थ बिहार में बाढ़ आना शुरू हो चुका है। वहाँ हाँ पर नॉर्थ बिहार में बाढ़ आ चुका है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, और अभी अलर्ट जारी किया गया है कल भी कुछ जिले में, ठीक हम है। सब किस दिशा में हैं? कैसे? हम लोग बिहार में, दक्षिण बिहार में, साउथ की तरफ। और बाढ़ आता है दक्षिण। नॉर्थ बिहार में, उत्तर बिहार में, ठीक है। चलो। खेती जो है, असल यहाँ की में तो खेती जो है मानसून पर आधारित है। यहाँ की खेती, मानसून क्या है, एक तरह का विंड सिस्टम ही है, जिससे वर्षा का एक क्लाइमेट है, ये मान के जलवायु है, जिससे कि हमारे यहाँ पर बारिश कब होगा, कितना होगा, ये डिसाइड होता है इससे, ठीक है। और सामान्यतः खेती में निवेश एक जुआ के समान माना जाता है, ठीक है।
अगर यदि किसी वजह से कभी मानसून आने में लेट हो गया या पहले आ गया तो यहाँ की खेती पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि खेती बिहार जैसे देखो 2018 ईस्वी में क्या हुआ था कि मानसून जो है 1 महीने लेट चल रहा था। तो उस समय लोगों को बहुत परेशानी हुआ था। लेकिन इस बार जो है 2020 और 19, 20 और 21 तीनों समय जो है मानसून का स्थिति ठीक है बिहार में, मतलब पूरे देश में। ठीक, क्योंकि खेती बिहार वासियों के जीविका का आधार है, इसलिए आर्थिक तंगी के बावजूद भी बिहारी कृषि एवं कृषक एवं मजदूर कृषि पर ध्यान लगाने के लिए विवश है। यहाँ पर कोई और ऑप्शन तो है नहीं। अगर यदि खेती नहीं करोगे तो वो भी नहीं मिलेगा, इसलिए ज्यादातर लोग जो है कृषि पर ही लगे हुए हैं। ठीक, बिहार में विशेषकर ग्रामीण स्तर पर जो है धान वगैरह, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण, मतलब ये धान वाला जो मिल होता है ना, वो सब हो गया, अगरबत्ती हो गया, बीड़ी निर्माण, जूता एवं ईंट बनाने जैसे महत्वपूर्ण रोजगार सहकारिता के सहयोग से चलाई जा रही है। ईंट बनाने के बारे में जानता ही है, ईंट बनाने के बारे में पता है कि नहीं? तुम लोग को नहीं हाँ पता होगा तो बिहार में कौन जानेगा इसको। जानते हैं, ठीक है, देखे हैं, ईंट बनाते बनाए भी हैं। चलो, इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है। ठीक है, इस सहकारी बैंक से रोजगार में बढ़ावा ग्रामीण स्तर पर काफी हद तक किया जा रहा है। जहाँ भी इस तरह के रोजगार चलाई जा रही है वहाँ की जनता पर अनुकूल आर्थिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। फलस्वरूप व्यक्ति की आय धीरे धीरे बढ़ रही है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। और आजकल तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है SHG 10 रुपये वो करके कुछ होता है ना, ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप, वो सब भी जो है बहुत ज्यादा, जैसे आजकल देखो अब सहकारी उसके वजह से क्या है, SHG के साथ क्या किया गया है कि मतलब हर एक ग्रुप में दो एक या दो मेंबर को क्या है कि दुकान का वो दिया गया है, दुकान खोलने के लिए सपोर्ट स्वयं सहायता समूह के द्वारा। ये तुम्हारे उधर है कि नहीं पता नहीं, इधर दे रहा था, देखे थे हम। तो इससे क्या होगा, अब जैसे कुछ ऐसे लोगों को दिया जाता है जिसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या होता है, सहायता होता है उन लोगों के लिए। खास करके जो है विडोज लोगों को दिया जाता है, जो भी ज्यादातर जिसके घर में कोई भी कमाने वाला इंसान नहीं है उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो आगे काम कर सके। और भी अलग अलग तरीके के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी। सहकारिता जो है बिहार में बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमको लगता है बिहार में सबसे ज्यादा तेज हो गए ये सहकारिता समूह वाला सेल्फ हेल्प ग्रुप खास करके। अब उसमें से सहकारिता में एक सबसे मेन क्या है, स्वयं सहायता समूह, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG जिसको जिसको बोलते हैं। ठीक, गांव कस्बा और जिला के विकास में इसकी भूमिका है। पहले खंड में यहाँ ठीक है, निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी भी ज्यादातर गैर संस्था पर जो है गैर संस्थागत तरीके पर निर्भर थे, ये रहते हैं अभी भी है। गैर संस्थागत क्या होता है ये अच्छे से बता दिए थे उस दिन, संस्थागत और गैर संस्थागत में अंतर। भूल गया? हाँ, मिल गए। गैर संस्थागत मतलब होता है जैसे गांव घर में महाजन से, रिश्तेदार से, मतलब हाँ इस हाँ तरीके याद। से। और जो संस्थागत मतलब हो गया बैंक से, सहकारी समिति से, इस तरीके से। ठीक है, चलो। हाँ इसका एक यह भी कारण है कि भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की सुविधा अभी भी नहीं है। ठीक है, दूसरी ओर गैर संस्थागत ऋणदाता जैसे महाजन, सेठ, साहूकार इत्यादि कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इसका कारण अक्सर बिना ऋण आधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग क्या है कि बिना किसी भी चीज के सिक्योरिटी में रखे भी कई बार तैयार हो जाते हैं बिना लोन दिए। लेकिन जब बैंक के पास जाओगे, संस्था के पास जाओगे तो क्या करेगा, इतना सारा प्रोसीजर फॉलो करवाएगा कि लोग उतना कर ही नहीं पाएगा। ठीक, तो इसके वजह से हाँ क्या है, लोग अभी भी गैर संस्थागत तरीके पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो सरकार को जरूरत है कि बैंक की जो प्रोसेस है उसको कुछ जो है कम करना चाहिए, मतलब एक कम से कम समय में लोगों को लोन मिल सके, ऐसा सुविधा करना पड़ेगा तभी। और इससे क्या होता है, देखो गैर संस्थागत तरीके से लोन लेने में ये नुकसान है, इसका ब्याज दर जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसके वजह हाँ से ब्याज दर इतना ज्यादा होता है कि लोग अपने उपज को जो है ना वापस करते करते मतलब इसको जो है ना ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। इसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। इसलिए डॉक्टर इसको कहते हैं हिंदी में हम्म, जितने पैसा लेते हो उससे ज्यादा तो ब्याज ही हो जाते हैं चुकाते। इसको एक कहा जाता है डेब्ट ट्रैप, इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाएगा इसको कर्ज चक्रव्यूह बोल सकते हो, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, इस तरह से लोग फंस जाते हैं कि कर्ज, तो देखो क्या होता है, कर्ज लिए और उसको जो है खेती में या किसी भी काम में लगा दिए,
तो जब तक खेती का सामान वो होगा, तुम्हारा उपज होगा, उसके बाद तब तक तुम्हारा पता चलेगा इधर ब्याज भी 50 रुपया हो चुका है। 5 महीने लगे तो अगर 10% लिया तो 50 रुपया हो गया। और जैसे इधर 50 रुपया हुआ, और ये तुम्हारा जो उत्पादन है, अगर यदि जब जिस समय तुम उत्पादन होगा, मान के चलो धान की खेती हुई, तुरंत धान बेचोगे तो कितना मिलेगा? बहुत कम कीमत मिलेगा। ज्यादा लेट से बेचोगे तो ज्यादा कीमत मिलेगा, लेकिन ज्यादा लेट से बेचने के लिए अगर यदि तुम उसको रख दोगे तो ये तुम्हारा ब्याज बढ़ के पता चलेगा 100 से 200 रुपये हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? वो किसान जो है उसको वापस पूरा नहीं कर पाता है, और फिर से लोन लेगा खेती में लगाने के लिए। तो इस तरीके से क्या है, ये चक्र में फंस जाता है किसान। ठीक है, इसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। क्लियर है? ठीक है। लेकिन ये महाजन जो है ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते, और निर्धन कर्जदारों को तंग करके उनका शोषण करने को भी कसर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की। इनमें एक विचार ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके करने और उनकी पूंजी, बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। स्वयं सहायता समूह में क्या होता है कि इसमें जैसे जिसके पास भी जितना जितना रुपये बाकी बचत हुआ, वो सबको एक जगह जमा किया जाता है, और उसको जो है किसी एक अच्छे से काम में लगाया जाता है जिसमें कि सही से प्रॉफिट हो सके। ठीक है। और स्वयं सहायता समूह एक समान सामाजिक आर्थिक स्तर के आस पड़ोस के लोगों का एक ऐसा स्वैच्छिक और संस्थाई समूह है जो नियमबद्ध तरीके से संचालित होकर आपसी सहयोग और संसाधनों के विकास के लिए प्रयासरत होता है। ठीक है, प्रयासरत होता है। ठीक है, जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा अपने जीवन बेहतर नियंत्रण कर सके। ठीक। क्या होता हाँ। है, वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है। अनौपचारिक मतलब होता है मतलब ऐसे ही मिल के करते हैं, कोई बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, मतलब कोई लिखित रूल नहीं होता है इसमें। ठीक, जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांवों का विकास और महिला सशक्तिकरण करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि एक सिलाई का मशीन खरीदना है, तो किसी एक के पास इतना ज्यादा बचत नहीं हो रहा है जिससे कि वो सिलाई की मशीन खरीद सके, तो क्या करेगा ना, तो 10 लोग मिलेगा, 10 लोग मिल जाएगा, उसके बाद जो है 2 सिलाई का मशीन खरीद लेगा, 2 सिलाई का मशीन खरीद लेगा। अब 10 लोग क्या करेगा उसमें कि 2 लोग तो सिलाई करेगा डायरेक्ट बैठ के उस पे, बाकी लोग कपड़े काटेंगे, फिर उस पे जो भी कढ़ाई बुनाई जो भी करना है वो करेंगे। तो 10 लोगों को क्या होगा, 10 लोग मिल के पैसे जमा करके पूंजी लगाएंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और फिर सब लोगों को काम मिलेगा, और फिर कोई उसमें बेचने वाले होंगे, कोई मार्केट तक पहुंचाने वाला होगा, और वो सब लोग मिलके क्या करेगा, सब लोग मिलके पूरा एक सिस्टम बना के उस सामान को बनाएगा, बेचेगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर उसमें इन्वेस्ट करेगा। इस तरीके से पूरा एक काम चलता है इसमें। ठीक है, ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। समझ में आया ये चीज? हाँ। हम्म। अब इसका जो है मतलब इतिहास कैसा रहा है इसका। ठीक, भारत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत एवं विकास कुछ स्वयं सेवी संगठनों के ने ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों की संगठित करके आय संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए 1980 के दशक के अंत में की थी। तो परंतु 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की पहल व विशेष रुचि लेने से स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी पूरे देश में फैल गया। इसमें जो है नाबार्ड का बहुत बड़ा योगदान है शुरुआत करने में। ठीक, अब तो सभी सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक व आर्थिक और सामाजिक संगठन इसके महत्ता को लेकर स्वीकार कर इसके विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का देश दंश झेल रहे गरीबों परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने के लिए एसएसजी एक नई आशा की किरण लेकर आया है। ठीक है, हाँ। कैसे ये काम करता है वो हम समझा ही दिए अभी जस्ट। तो ये यहाँ तो क्लियर हो गया। अब हाँ। इसका भूमिका क्या है, एसएचजी का क्या महत्व है। ठीक है, ये एक स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे पड़ोसी को 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत जो है 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या इससे अधिक हो सकते हैं।
यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर है। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। इसमें साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे सब लोग पैसे जमा किए, उसके बाद किसी एक सदस्य को अगर दी जरूरत है पैसे की, तो वो उससे ब्याज ले सकता है, लेकिन मतलब उस पे जो है वो कर्ज ले सकता है, लेकिन उस पे और उस पे जो है ब्याज बहुत कम लगेगा, और फिर उसको एक निश्चित समय के दौरान जो उसको वापस करते रहना होगा। ठीक है, 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण के योग्य हो जाता है। और जब 1-2 वर्ष तक जो है सही से अगर भी बचत कर पाता है ग्रुप, तो उसके बाद क्या होगा, वो बैंक से भी ऋण लेने के योग्य हो जाता है। कुछ बोल रहा है? साहूकार का क्या मतलब होता है? साहूकार मतलब एक तरह से कह सकते हो थोड़ा सा जो जिसके पास पैसे अधिक हो, जो लोन देने का काम करता है गांव घर में। अब तो वो सब उतना देखने को नहीं मिलता है, बट सेठ वगैरह होता है ना, फिल्मों में देखा होगा, वो सेठ वगैरह जो होते हैं पैसे देते हैं कर्ज पे और ब्याज लेते हैं वापस बदले में, उस तरीके से होता है वो लोग। अब तो अपने आपको उतना नहीं देखने को मिलता है ये सब चीज, सेठ साहूकार ये सब, महाजन। ठीक है, चलो। तो ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजन करना। वो कैसे स्वरोजगार उत्पन्न किया जाता है वो अभी हम बता दिए। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपना गिरवी जमीन छुड़ाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरत है, बीज खाद बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई मशीन, देखो सिलाई मशीन का भी एग्जाम्पल है, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए भी दिए जाते हैं। ठीक है, अब किसी को है कि कोई पशु खरीद के उसको जो रखना है, तो उस तरीके से भी उसके लिए भी लोन मिलते हैं। ठीक, उसके बाद हाँ। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। जो भी इसमें निर्णय लिया जाता है वो लोग स्वयं लेते हैं। समूह में दिए जाने वाले ऋण का लक्ष्य, उनकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। बैंक का जो जब कुछ साल के बाद जब वो क्या होता है, ज्यादा बचत होने लगता है तो बैंक भी उसको लोन देता है ना, उसी लोन की बात कर रहा है कि अगर भी एक भी समूह उसको नहीं लौटाया तो इसमें सब लोग मिलकर फिर उसका जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। इसी कारण बैंक जो है निर्धन वर्ग के लोगों को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेते हैं। स्वयं सहायता संगठन में अगर भी शामिल हो जाओगे तो उसको जो है लोन मिल सकता है उसके थ्रू। ठीक है, यद्यपि उसके हाँ। पास कोई ऋण आधार नहीं भी होता है तो फिर भी। और इस प्रकार से क्या होता है कि स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या उभारने में मदद करते हैं। उनमें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह गांव, कस्बा और जो है जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। ठीक है, इसमें इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठक के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा आदि इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। ठीक, यहाँ हाँ। पर ये दिया है स्वयं सहायता समूह एवं सूक्ष्म वित्त योजना। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा या जिला में गरीबों परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। इससे छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा भी प्रदान होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं। फिर से वही है स्वयं सहायता समूह के बारे में एक कहानी दिया है, कहानी पढ़ लेना तुम लोग अपने से। ठीक है, ठीक है। हाँ। अब हो गया तुम्हारा ये चैप्टर का भी अंत हो गया। ठीक है, बाकी वो चैप्टर भी हम उधर पढ़ा ही दिए हैं, उसको अगर भी फिर से रिवाइज कर लेना यूट्यूब से भी। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा, तुम लोग बना के रखो हाँ। क्वेश्चन इसका। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ।